हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। कोरोना डिजीज़ है वो लगातार फैलती जा रही है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, आसाम में फिर से लॉकडाउन हो गया है। तो पता नहीं ये 2020 साल है वो किस तरह से बीतेगा। आपको हमारे साथ यूं ही ऑनलाइन पढ़ना है और पढ़ते रहिए। हम पढ़ रहे हैं IR, और IR में आज हम पढ़ेंगे भारत और नेपाल संबंध कि भारत और नेपाल के किस तरह के संबंध रहे हैं। पहले भारत के बारे में आप लगभग बहुत सारी बातें जानते हैं। हम नेपाल का जो प्राचीनतम स्ट्रक्चर है वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले तो नेपाल है वो राजतंत्रशाही एक मात्र पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र है, और नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसका कोई स्वाधीनता दिवस नहीं है, क्योंकि वो कभी स्वतंत्र रहा ही नहीं। तो उसका कोई कभी वो किसी के अधीन नहीं रहा, तो उसने स्वाधीनता पाने के लिए उसे संघर्ष नहीं करना पड़ा, और वो हमेशा से ही एक बहुत स्वावलंबी, बहुत बढ़िया अच्छा राज्य रहा है। नेपाल है वो भारत की संस्कृति से बहुत कुछ मिलता जुलता है। जब नेपाल का आप मैदानी भाग देखते हैं नीचे वाला, तो एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ रह रहे हैं। नेपाल जाने के लिए किसी तरह की वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, मात्र आप अपना मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड आपके पास है तो आप आराम से नेपाल है वो जा सकते हैं। मतलब कोई रोक टोक नहीं है। नेपाल और भारत ऐसे नहीं लगता कि दो देश है, बल्कि ऐसे लगता है कि एक ही देश के दो राज्य हैं। इस तरह से नेपाल और भारत की संस्कृति है वो भी मिलती जुलती है, क्योंकि नेपाल का जो मैदानी भाग है उसमें भारत से वो बिल्कुल सटा हुआ है, और भारत के लोग वहाँ बेरोक टोक आते जाते हैं। तो भारत की संस्कृति का बहुत असर है वो नेपाल के मैदानी भाग में। नेपाल का जो आधा भाग है वो मैदानी भाग है। वहाँ के जो मूल निवासी है वो एकदम भारतीय लगते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं लगता। और भारत और नेपाल की संस्कृति भी एक जैसी है, क्योंकि दोनों हिंदू राष्ट्र है, दोनों की देवी देवता एक ही है, दोनों की संस्कृति एक जैसी है। और ख़ास तौर से नेपाल के बारे में ये बात बताऊं कि भारत में अयोध्या के राजा श्री राम की जो पत्नी थी माँ सीता, उनका जो पियर था वो नेपाल में है, जनकपुरी में। आज भी जिस दिन जानकी पंचमी या जानकी विवाह पंचमी है वो आती है, उस दिन अयोध्या से है वो नेपाल के लिए बारात रवाना होती है। नेपाल जाने के बाद जनकपुरी में उनका वैसे ही भव्य स्वागत किया जाता है, जैसे एक अगर बेटी की बारात मायके में आती है, उसके जो दूल्हा बारात लेके जाता है, तो जिस तरह से आदर सत्कार है उस पूरे बारातियों का और दूल्हे का किया जाता है, वैसे ही आज भी अयोध्या से जो बारात की बस जाती है उनका स्वागत किया जाता है। और तो हमारे जो बेटी रोटी का संबंध है वो भी रहा है प्राचीन काल से, ये भी इसका एक प्रमाण है। तो नेपाल और भारत दो भिन्न राज्य, भिन्न देश है, लेकिन भिन्न संस्कृति और भिन्न लोगों वाला नहीं है। दोनों ही हिंदू विचारधारा पर आधारित है। तो अब हम जानेंगे कि भारत नेपाल संबंध है वो किस तरह के रहे हैं। हमें प्राचीन काल से लेकर आज 2020 तक नेपाल की स्थिति है वो हम आपको बताएंगे। नेपाल, क्योंकि पहले जो दक्षिण एशिया का हिस्सा था वो पूरा भारत एक ही था। आपको पता है भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जो हटकर बांग्लादेश बना था अलग देश, तो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत का ही हिस्सा था। ये पूरा का पूरा दक्षिण एशिया है वो भारत था, यानी इनमें अलग कुछ नहीं था। और ये पूरा, इसे कहते हैं कि ये पूरा हिंदुस्तान था, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर। और नेपाल है वो भी विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य है। भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया है, लेकिन नेपाल में हिंदू धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपना रखा है, तो एकमात्र वो हिंदू राज्य है। अब भारत और नेपाल के संबंध है वो चीन से बहुत अधिक प्रभावित है। इसका हम आपको कारण बताएंगे, क्योंकि भारत यहाँ देखिए नीचे अगर भारत है, फिर बीच में नेपाल है, और फिर ऊपर चीन राष्ट्र है। तो भारत है, भारत और चीन के बीच में नेपाल है, वो भू सीमा से लगा हुआ देश है। तो ये बीच का जो देश होता है उसे हम राजनयिक शब्दावली में कहते हैं बफर स्टेट।
तो नेपाल की स्वतंत्रता, नेपाल की स्वाधीनता, नेपाल की जितनी शांति है वो दोनों देशों को प्रभावित करती है। यानी भारत के संबंध है वो चीन से अच्छे बने रहे, तो भारत और नेपाल के संबंध अच्छे रहने जरूरी है। भारत और नेपाल के संबंध अच्छे बने रहे तो चीन और नेपाल के संबंध भी, दोनों के संबंध है बहुत अच्छे रहने जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल नेपाल है वो दोनों देशों के बीच में है एकदम। नेपाल है, एक तरफ नेपाल की सारी सीमा है वो पहाड़ी है और दूसरी तरफ थल सीमा है। पहाड़ी सीमा चीन से लगती हुई है और थल सीमा है वो भारत से लगती हुई है। नेपाल हमेशा से एक स्वाधीन राज्य रहा है और वर्तमान में 2006 के बाद में नेपाल में जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली अपना ली गई है। 2006 तक नेपाल में राजतंत्रशाही रहा था, लेकिन 2006 के बाद वहाँ क्रांति हुई और वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना ली गई है। वर्तमान में नेपाल की प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली है। अभी काफ़ी कुछ राजनीतिक विवाद चल रहा है वहाँ पर भी, तो आप अखबार पढ़ते रहिए और समाचार सुनते रहिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान और राजनयिक संबंध है वो बिना करंट अफेयर्स ध्यान में रखे पूर्ण नहीं होते हैं। जो हमारा आज का जो आधुनिक नेपाल है उसके निर्माता है वो पृथ्वी नारायण शाह है। जैसे हम कहते हैं भारत की स्वाधीनता दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हाथ है, तो आधुनिक नेपाल बनाने में पृथ्वी नारायण शाह, जो नेपाल में 1723 से लेकर 1774 तक वहाँ रहे, वहाँ के राजा रहे, और जो अभी वर्तमान में नेपाल दिखाई दे रहा है वो सभी शाह की, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और शाह के परिवार ने बहुत लंबे समय तक नेपाल में शासन किया है। नेपाल की स्थिति यह दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है। दो चट्टान, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चीन है। तो नेपाल के बारे में कहा जाता है कि नेपाल है वो दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है। यानी नेपाल हमेशा हंसता खिलखिलाता एक फूल रहा है, ये कभी किसी देश का पराधीन नहीं रहा है। नेपाल की सभ्यता है, संस्कृति है वो बहुत अधिक समृद्धशाली रही है भारत की तरह ही, तो नेपाल को ये संज्ञा दी गई है। चीनी सम्राट के साथ मधुर संबंध है और दक्षिणी सागरों के सम्राट भारत से भी, दोनों से मधुर संबंध रखना नेपाल के लिए जरूरी है। ये शाह साहब की विचारधारा थी। नारायण शाह जी ने कहा था कि नेपाल को हमेशा ही अपना बहुत अच्छे संबंध है वो चीनी सम्राट के साथ भी रखना है, और दक्षिणी सागर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ से नेपाल का व्यापार भी होता है, तो दोनों से मधुर संबंध बनाए रखने में ही नेपाल की उन्नति संभव है। क्योंकि और हमारे लिए नेपाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत की सुरक्षा है वो नेपाल की सुरक्षा पर निर्भर है, क्योंकि जो हिमालय से चीनी सेना का नेपाल राज्य को पार किए बिना भारत में आना असंभव है। तो नेपाल की सुरक्षा भारत की उत्तरी सीमा की जो बड़ी लंबी भू सीमा है वो सुरक्षा है। 17 मार्च 1950 को माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो नेपाल गए थे और उन्होंने कहा था कि नेपाल पर किया जाने वाला प्रत्येक आक्रमण भारत पर आक्रमण है। इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि भारत ने हमेशा ही नेपाल में कितनी अधिक रुचि दिखाई है और नेपाल की सुरक्षा के लिए वो कितना अधिक प्रयासरत रहा है। क्योंकि पहले नेपाल और भारत के संबंध वो शांतिपूर्ण रहे, सहयोगात्मक रहे, लेकिन 1949 में चीन में जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, माओवादी क्रांति हुई थी और वहाँ पर एक कम्युनिस्ट विचारधारा है वो पनप रही थी, तो चीन ये भी चाहता था कि नेपाल में है उसकी विचारधारा का प्रभाव बने। विचारधाराएं बनना, उसका प्रभाव बने रहना और उसके प्रभाव का खत्म होना बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। और माओ ने जो हमने आपको पहले बताया था, माओ ने जो 1 पाम 5 फिंगर की थ्योरी दी थी उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण फिंगर नेपाल भी थी। माओ का ये कहना था कि चीन को नेपाल में हमेशा अपना प्रभाव है वो बनाए रखना है, अपना प्रभुत्व बनाए रखना है। तो
नेपाल की सुरक्षा करना भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि नेपाल चीन है वो हमेशा विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है और उसकी विस्तारवादी नीति है कि बार बार वो भूटान के डोकलाम में विवाद खड़ा करता है। कभी वो नेपाल के साथ, कभी वो अरुणाचल पर अपना हक जमाता है, कभी वो इवन कि ब्रुनेई जैसे छोटे राष्ट्र की तरफ भी वो अपनी विस्तारवादी नीति है वो रखता है। 1956 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद शर्मा है वो भी नेपाल की यात्रा पर गए थे और उन्होंने कहा था कि नेपाल की शांति व सुरक्षा के लिए खतरा, भारत की शांति व सुरक्षा के लिए खतरा है। नेपाल के मित्र हमारे मित्र है, नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु है। और इस तरह से दोनों के बीच हमेशा ही भारत और चीन, जबकि भारत है वो हमेशा नेपाल को सुरक्षित और शांत रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। और नेपाल एक ऐसा विदेशी राज्य है जिसके नागरिक है वो भारतीय सेना में भर्ती होते हैं और कहते हैं कि सबसे अधिक ताकतवर और बहुत ही अधिक जो प्रभावशाली सैनिक है वो नेपाली नागरिक है। नेपाली नागरिकों की जो हमारी सेना है उसकी टुकड़ी को कहा जाता है गोरखा, और गोरखा है वो हमेशा भारत की सुरक्षा में प्रयासरत रहा है। तो आपको जनरल नॉलेज में प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक देश है जिसके नागरिक है वो भारतीय सेना में शामिल होते हैं, तो उत्तर होगा नेपाल। केवल और केवल नेपाल एक ऐसा विदेशी देश राष्ट्र है जिसके सैनिक है, जिसके नागरिक है वो हमारे यहाँ सेना में शामिल होते हैं। नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका कोई स्वाधीनता दिवस नहीं मनाया जाता। हालांकि 15 अगस्त और 26 जनवरी को है वो नेपाल में कार्यक्रम किए जाते हैं। वो कार्यक्रम इसलिए किए जाते हैं कि नेपाल में भारत के बहुसंख्यक नागरिक है वो वहाँ व्यापार करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, व्यवसाय आदि वहाँ करते हैं। तो वहाँ अगर कभी आपको जाने का अवसर मिले तो देखो तो हर जगह भारतीय नागरिक है वो नज़र आते हैं कि नेपाल है वो 2 भागों में बटा हुआ सा दिखता है। नेपाल भारत में इस तरह से इसकी आकृति है और उसके बीच में अगर एक लाइन खींच दी जाए तो आधा नेपाल है जो पहाड़ी समतल मैदानी है, मैदानी जो इलाका है नेपाल का, वहाँ के नागरिक है वो बिल्कुल भारतीयों जैसे लगते हैं, एकदम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही उनका बोलचाल है, वैसा ही खान पान है। लेकिन ऊपर के हिस्से में जो पहाड़ी क्षेत्र की ओर जो नेपाल बसा हुआ है वहाँ के अगर आप मूल नागरिकों को देखो तो वो मंगोल के जैसे लगते हैं, उन पर मंगोलिया का प्रभाव है एकदम। उनके चीन के लोगों की तरह, चीन के जो मूल निवासी है उनकी हाइट है वो एकदम कम है, आंखें छोटी छोटी है, उनके बाल है वो एकदम सिल्की है, मतलब जैसा चीन के नागरिक है वैसे वो दिखाई देते हैं। और जो मैदानी एरिया है वो भारतीय लगते हैं। तो ऐसे लगता है कि नेपाल है वो आधा चीनी और आधा भारतीय है। तो उनके जो प्रजातियों को देख के भी लगता है कि दोनों देशों का प्रभाव उस पर है, दोनों की संस्कृति का प्रभाव है। और नेपाल में भी भारतीय बाजार है, चाइना टाउन करके पूरा चीन के जो व्यापारी है उनकी दुकानें लगी हुई है, बहुत सारा सामान है वो आधा सामान भारत से जाता है और आधा नेपाल चीन से नेपाल में आता है। तो भारत और चीन के लिए नेपाल एक बड़ा बाजार भी है क्योंकि नेपाल में है वो औद्योगिक इकाइयाँ कम है। जैसे मान लो वहाँ अगर नेपाल के लोगों को कोई गाड़ी खरीदनी है तो वो भारत से जाएगी, चाहे वो अल्टो हो, मारुति सुजुकी हो की अल्टो गाड़ी है या स्विफ्ट गाड़ी है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, होंडा एक्टिवा है, ये सभी मोटरसाइकिल सब है वो भारत से लगभग है वो नेपाल के द्वारा आयात की जाती है। तो दोनों के लिए एक बड़ा बाजार है। तो आज के वीडियो में हमने आपको ये समझाया कि किस तरह से नेपाल है, नेपाल और भारत दोनों मिले जुले हैं, एकदम अलग कुछ नहीं लगता है। किसी नेपाल जाने के लिए किसी तरह की वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है और एक आप साधारण मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड आपके पास है तो आप नेपाल है पूरा वैध तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो आपको हमने समझाने का प्रयास किया है क्योंकि हमें भारत और नेपाल के 1949 से 2006 और 2006 से 2020 तक किस तरह के संबंध रहे हैं उसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। अब भारत और नेपाल के बीच ये शांतिपूर्ण संबंध रहे, उसका बीच
जब पहला जो चिड़चिड़ाहट का बिंदु ये हुआ था कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में भारत नेपाल या इंडो नेपाल नाम से एक संधि है वो कर ली थी, और वो संधि करते ही चीन को अपनी जो विस्तारवादी मंसूबे है उसमें वो दखल लगा, और चीन ने वहाँ अपनी माओवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाना शुरू कर दिया था। और उसका जो चीन के जो नागरिक वहाँ से कम्युनिस्टवादी या माओवाद से प्रभावित थे, तो उन्होंने इस संधि का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो उस संधि के प्रभाव से लेकर आज 2020 तक भारत और नेपाल के किस तरह संबंध रहे ये हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आप बस आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्राम सेवक से लेकर यूपीएससी तक की परीक्षाओं की तैयारी कराना। इसलिए सबसे पहले हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से रखते हैं, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझते हैं आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा है वो याद नहीं रख पाते हैं। तो आज आपको कंसेप्ट समझाया है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।